तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नोवेल जिसका नाम है डियर जरी। इस नॉवल को लिखा है जरगुना कारगर नाम के एक ऑथर ने। जरगुना कारगर बीबीसी न्यूज़ में एज ए राइटर काम करते हैं। जब वो बीबीसी न्यूज़ में काम कर रहे तब उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें वो अफगानिस्तान की महिलाओं से बात करती थी और उनकी समस्या के बारे में उनसे पूछती थी और उनको रेडियो पे एयर करती थी। और उनका प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल था क्योंकि अफगानिस्तान की बहुत सी महिलाएं उनको प्रोग्राम को बहुत पसंद करती थी। तो फिर उसने वही प्रोग्राम को एज ए बुक पब्लिश किया है और उसमें उसने सारी कहानियों को लिखा है जिन महिलाओं से मिली थी उन सब की कहानियाँ उसने एक बुक में लिखकर उसको पब्लिश करवाया है और उसका नाम रखा है डियर जरी। इस नावल में 13 अलग अलग चैप्टर हैं और सभी चैप्टर्स में एक महिला की स्टोरी लिखी हुई है और मैं इन सभी स्टोरीज पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर उनकी स्टोरी बताऊंगा जो कि जरगुना कारगर की खुद की स्टोरी है, जिन्होंने ये बुक लिखी है ऑथर, उनकी खुद की स्टोरी है। वो स्टोरी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आज की वीडियो पर। जो इस नॉवल का पहला चैप्टर है उसका नाम है माई स्टोरी, यानी कि जरगुना कारगर जो इस बुक के ऑथर है उनकी स्टोरी। जरगुना कारगर के फैमिली में 6 लोग थे, उसके माता पिता और उसकी 3 बहनें। तो उनके घर में सेकंड लड़की थी, यानी कि उससे बड़ी उसकी एक बहन भी थी। जरगुना कारगर के फादर एक पॉलिटिशियन थे जो कि रशियन बैक्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जरगुना अफगानिस्तान में रहती थी और अफगानिस्तान में उसके पिता एक पॉलिटिशियन थे और वो रशियन बैक्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। जो अफगानिस्तान में सरकार थी उस समय उसको रशियन का सपोर्ट था, तो इसीलिए उस सरकार को उसके फादर सपोर्ट करते थे। और उनका अपोजिशन में मुजाहिदीन थे जो कि बहुत ही पावरफुल होते जा रहे थे। जरगुना की माँ एक हाउसवाइफ थी और वो अपने घर का काम संभालती थी और जरगुना अपनी बहनों के साथ स्कूल जाती थी और वहीं पर वो पढ़ाई करती थी। अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं थे, बहुत सारे बॉम्ब्स गिरते थे, यानी कि रॉकेट्स लॉन्च होते थे, चोरियाँ होती थी, डकैत होती थी और लड़कियों का बलात्कार भी होता था। तो इसीलिए जरगुना हमेशा डरी हुई रहती थी। जरगुना को लगता था कभी भी एक रॉकेट आकर उसके घर पर गिर सकता है या फिर उसके स्कूल पर गिर सकता है और वो मर सकती है। जब जरगुना स्कूल में थी तब उसको एक रॉकेट फूटने की आवाज़ आई, तब वो अपनी टीचर के पीछे दौड़कर चली गई। यानी कि सारे बच्चे टीचर के पीछे दौड़कर स्कूल के कॉरिडोर में चले गए क्योंकि टीचर का ऐसा मानना था कि वो कॉलेज में सबसे सेफ जगह है और इसीलिए सारे लोग वहाँ पर जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक रॉकेट आकर कॉलेज के कॉरिडोर में ही गिर गया और वहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। जरगुना ने जब आँख खोलकर देखी तो उसके आसपास बहुत सारा खून पड़ा हुआ था, तो उसे लग रहा था कि ये खून उसी के शरीर से आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि उसके शरीर पर से कहीं से भी खून नहीं बह रहा था और जो खून उसके आसपास पड़ा हुआ था वो दूसरी लड़की का था। तब उसे थोड़ी राहत मिली और उसके बाद उसके फादर ने उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और उसको एक बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाया। उस धमाके की आवाज़ सुनकर जरगुना पे बहुत ही असर पड़ चुका था और वो मेंटल इलनेस से गुजर रही थी, इसीलिए उसे शॉक ट्रीटमेंट भी दिया गया था। उसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी क्योंकि उसके साथ खेलने कोई नहीं आता था और सब लोग उसे पागल कहकर चिढ़ाते थे। इसके बाद जरगुना अपने घर पर ही रहती थी और अपनी माँ का हाथ बटाती थी, यानी कि घर का काम करती थी। तभी उसकी माँ को एक और बच्चा होता है और वो एक लड़का होता है। जरगुना कहती है कि लोगों का ऐसा मानना है कि अगर घर में बेटा ना हो तो वो बुरी बात है। जरगुना के फादर बहुत ही पढ़े लिखे हैं और वो इन सब बातों में नहीं मानते, लेकिन वो लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर लोग बात करते रहते हैं, तो इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आखिरकार उनके घर में एक बेटा पैदा होता है, लेकिन तकलीफें यहीं पर नहीं रुकती। इस अफगानिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं जो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और वो हुकूमत चलाना चाहते हैं, इसीलिए अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग मोहल्ले यानी अलग अलग इलाके पर कब्जा कर लेते हैं और अपनी हुकूमत दिखाते हैं। और कुछ दिनों बाद तालिबान की भी एंट्री हो जाती है। तभी ये जो रशियन बैक्ड गवर्नमेंट थी वो गिर जाती है और जरगुना के फादर को भी डर लगने लगता है क्योंकि तालिबान वाले लोग सभी लोगों को मार रहे थे जो रशियन बैक्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। और जरगुना के फादर के 2-3 फ्रेंड्स को भी मर्डर कर दिया गया था, यानी कि उनका असैसिनेशन कर दिया गया था। तो इसीलिए जरगुना के फादर डर कर पाकिस्तान के पेशावर में चले गए। इसके बाद जरगुना और उसकी फैमिली की हालत बहुत ही खराब हो गई क्योंकि उनकी माँ उनकी अकेली देखभाल कर रही थी अफगानिस्तान में और आए दिन वहाँ पर अटैक्स हो रहे थे, डकैती हो रही थी, हालात बहुत ही गंभीर थे। फिर जरगुना की फैमिली और बाकी की 2-3 फैमिली मिलकर एक ही कमरे में रह रहे थे और सब लोग दुआ कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी जंग खत्म हो जाए क्योंकि उनके पास पैसे भी खत्म हो रहे थे और खाने का सामान भी नहीं बचा था। तो जरगुना के साथ एक उसकी फ्रेंड थी जो उनके साथ उस रूम में रह रही थी। हर रोज़ रेडियो में वो लोग न्यूज़ सुनते थे क्योंकि वही एक साधन था समाचार पाने का। तो न्यूज़ खत्म होते ही वो लड़की म्यूजिक सुनने लगती थी और डांस करने लगती थी। इस बात के लिए उसकी माँ उसे बहुत डांटती थी और कहती थी कि हमें पता नहीं कि कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं और तू यहाँ पर डांस कर रही है। लेकिन वो लड़की इस बात को मजाक में टाल देती थी और उसको लगता था कि डर डर के मरने से अच्छा है खुशी खुशी मारा जाए। और वो लोग 1 महीने तक उस कमरे में थे और उन लोगों के पास कुछ पैसे भी नहीं थे खरीदने के लिए और वो लोग एक ही कपड़े में वहाँ पर रह रहे थे और उनके कपड़े भी बहुत गंदे हो चुके थे। अभी जरगुना और उसके बहनों के सिर में जुएँ भी हो गई थी जिसका इलाज उनके पास नहीं था क्योंकि उनके पास कोई दवाई लेने का भी अवसर नहीं था और उनके सर पर बहुत सारे जुएँ हो गई थी। तभी उनकी माँ उनसे कहती है कि वो उनके बाल कट कर देगी
लेकिन जरगुना और उसकी बहनें इससे इनकार कर देती हैं और वो कहती हैं कि वो अपने बाल नहीं कटवाएंगे। तभी उनको पता चलता है कि उनके पास भी एक मोहल्ला है जिसमें खतरा कम है, यानी कि वहाँ पर अटैक्स भी कम हो रहे हैं। तो ये लोग सब लोग प्लान करते हैं कि वो लोग वहाँ पर चले जाएंगे। तो वो लोग इस मोहल्ले को छोड़कर वहाँ पर चले जाते हैं। और कुछ दिनों बाद जरगुना के फादर अपने रिलेटिव को मैसेज देकर भेजता है, तुम सब लोग पाकिस्तान आ जाओ। और वो रिलेटिव आके जरगुना को माँ को बता देता है कि उसके फादर ने उनको वहाँ पर बुलाया है। तब वो सब लोग मिलकर वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक मिनी बस कर लेते हैं। उनके साथ 2-3 परिवार जो थे वो लोग भी जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी पाकिस्तान सरकार क्या करती है, अपना बॉर्डर बंद कर देती है, क्योंकि उनको पता होता है कि अफगानिस्तान से बहुत सारे रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने बॉर्डर्स बंद कर दिए। लेकिन फिर भी ये लोग अपने मिनी बस में बैठकर पाकिस्तान के लिए निकल पड़ते हैं। अब इनके साथ कोई भी मेल आदमी नहीं होता, यानी कि कोई भी आदमी नहीं होता जो इनकी रक्षा कर सके। सिर्फ वो बस का ड्राइवर और उसके 2 असिस्टेंट होते हैं जो कि रशियन होते हैं। और जरगुना की माँ को हमेशा चिंता लगी रहती है कि ये लोग इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो रात होती है, जरगुना की माँ कहती है कि वो अपनी बहन के घर में रुकेगी, कज़न के घर पे जो रास्ते में पड़ता है। तो वो अपनी पूरी रात वहाँ पर निकालती है और वहीं पर उनके बच्चों के जो सर में जुए हैं उनका इलाज भी करवाती है, यानी कि उसे दवाई लगाती है सर पर। फिर अगले दिन सुबह लोग बस में बैठकर पाकिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। क्योंकि बॉर्डर बंद था तो उन लोगों ने दूसरा रास्ता अपनाया जहाँ से सारे रेफ्यूजी जा रहे थे। वो बहुत ही पहाड़ी इलाका था, तो वहाँ से वो लोग पाकिस्तान में जा रहे थे। तो उस ड्राइवर ने कहा था कि शाम होते होते वो लोग पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। लेकिन अब तो रात भी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी गाड़ी चल रही थी और वो लोग अभी भी पहाड़ों में ही घूम रहे थे। तो फिर जरगुना की माँ को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और रशियन ड्राइवर बराबर नहीं है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो इसीलिए वो रात भर ऐसे ही जगती रही। लेकिन पता नहीं उसकी आँख कब लग गई। लेकिन जब वो सुबह उठी तो सब कुछ ठीक था। अभी जरगुना को लगा कि उन ड्राइवर ने उनके साथ कुछ नहीं किया और सब कुछ ठीक है। तभी उस ड्राइवर ने उससे कहा कि हम लोग पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, अब हम लोग दोपहर तक पेशावर पहुंच जाएंगे। तभी उनको एक पुलिस वाला वहाँ पर पकड़ लेता है और वो ड्राइवर जो होता है पुलिस वाले को रिश्वत देकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि पुलिस वाले को पता चल चुका होता है कि ये लोग रेफ्यूजीज है। इसीलिए पुलिस वाला उनके पास आकर रिश्वत लेता है और आखिरकार वो लोग पेशावर पहुँच जाते और अपने फादर से मिलते हैं। लेकिन वहाँ पर भी उनकी हालत बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि रेफ्यूजीज़ को बाहर घूमना अलाउड नहीं था और पाकिस्तान के कानून अफगानिस्तान से बिल्कुल अलग थे। यहाँ पर लड़का और लड़की साथ में नहीं घूम सकते, चाहे वो स्कूल हो या फिर कॉलेजेस हो या फिर कोई शादी हो या कोई फंक्शन पार्टीज कुछ भी हो, लड़का या लड़की साथ में नहीं घूम सकते, दोनों को अलग अलग घूमना पड़ता है। और लड़कियों को अपने चेहरे पर एक स्कार्फ ढकना जरूरी होता है, स्कार्फ पहनना। और उनको चूड़ीदार ड्रेस कंपलसरी था। वो लोग जीन्स पैंट और टी शर्ट पाकिस्तान में नहीं पहन सकते थे, जो कि वो अफगानिस्तान में पहनती थी, यहाँ पर वो अभी नहीं पहन सकती। इसीलिए जरगुना को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसके फादर के पास कोई नौकरी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और तो वो लोग एक ही कमरे में 2-3 लोग मिलकर रह रहे थे, यानी कि किराया भी कम देना पड़ता था, इसीलिए 2-3 लोग रह रहे थे। तो कुछ दिनों बाद उसके फादर को बीबीसी न्यूज़ में काम मिल गया और फिर उन लोगों ने एक बड़ा घर खरीदा और वहाँ पर शिफ्ट हो गए। और उसके फादर ने उनकी बेटियों को अच्छी स्टडीज़ दी और उनको इंग्लिश पढ़ने के लिए भी कहा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ज़रूरी है उनके फ्यूचर के लिए। तो उसके फादर ने उनको अच्छी प्राइवेट ट्यूशन्स भी दिलवाई। इन रेफ्यूजीज़ के लिए स्कूल भी अलग से था, यानी कि लोग बाकी पाकिस्तानी लोगों के साथ स्कूल पे नहीं जा सकते थे। इन रेफ्यूजीज़ का स्कूल अलग ही था, जिसकी फंडिंग अरेबिक कंट्रीज़ कर रही थी, यानी कि अरब कंट्रीज़ कर रही थी। तो यहीं से जरगुना अपनी पढ़ाई पूरी करती है, उसके बाद कॉलेज भी करती है। तो फिर वो अपने कॉलेज में जर्नलिज्म को एज ए कोर्स चूज़ करती है और जर्नलिज्म कोर्स पूरा कर लेती है। और फिर वो भी बीबीसी में काम करने लग जाती है एज ए जूनियर। और वो चिल्ड्रन डिपार्टमेंट जो होता है बीबीसी में भी, उसमें वो काम कर रही थी। और कुछ समय बाद उसके फादर पेशावर छोड़कर लंदन चले जाते हैं और लंदन जाकर फैमिली वीज़ा लेते हैं और फैमिली वीज़ा लेकर उनके पूरे परिवार को लंदन में बुलाते हैं। और जरगुना और उसकी माँ सब लोग मिलकर लंदन जाते हैं। लंदन पहुँचते ही जरगुना के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है, क्योंकि अभी उसकी शादी की बात हो रही थी। अफगानिस्तान में लड़कियों की शादी 16-17 साल में ही हो जाती है, यही इनकी शादी की अच्छी उम्र मानी जाती है। अगर जरगुना भी 16-17 साल की थी, तो इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी करने की तय कर ली और उसके लिए एक लड़का भी ढूंढ लिया था जिसका नाम जावेद था। एयरपोर्ट पे पहुंचते ही उसने उस लड़के को मिला, तो वो लड़का उसको पसंद नहीं आया। तो जरगुना सोच रही थी कि वो उससे शादी नहीं करेगी और अपने पेरेंट्स से बात करेगी और इस शादी को टाल देगी। जब जरगुना ने यह बात अपनी माँ से कहा तो उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा और उसको कहा कि अब ये शादी नहीं टूट सकती। अगर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो बड़ी जंग हो सकती है और परिवारों में किसी की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए जरगुना को मजबूरन शादी करनी पड़ रही थी। लेकिन जरगुना ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। और उसने सोचा, जहाँ पर वो काम कर रही थी बीबीसी न्यूज़ में, यहाँ पर लंदन में भी वो आकर बीबीसी न्यूज़ में ही काम कर रही थी। और उसके जो कलीग्स थे सब, वो लोग भी यही मानते थे कि जो पेरेंट्स ने डिसाइड किया वही हिसाब से शादी होगी। अगर किसी ने अपनी मर्जी से शादी की तो उन लोगों को बाकी के लोग पसंद नहीं करते थे। इसीलिए जरगुना ने सोचा कि यही बेहतर है कि वो अपने पेरेंट्स की मर्जी से जो लड़के को चुनाया जावेद, उसके साथ शादी कर ली। हालांकि उसको ये शादी मंजूर नहीं थी, फिर भी उसको मजबूरी में शादी करनी पड़ी। तो ये थी जरगुना की कहानी जिसने ये बुक लिखा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं इस नॉवल के दूसरे चैप्टर के बारे में बात करूँगा।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी।